नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह और आज हमारे शो में हमारे साथ हैं इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर हरि प्रकाश यादव जी। हम इनसे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जुड़े ढेर सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लॉकडाउन का एक लंबा समय गुजरा है, हम ऑन लॉकडाउन के फेज में आ चुके हैं पर पूरी तरीके से नहीं जी। तो इस लॉकडाउन के बाद इस स्नातक निर्वाचन में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? और निश्चित रूप से लॉकडाउन एक लंबा पीरियड चला। हम लोग तो आसानित थे कि लगभग 1 साल बाद जब से मतदाता के फॉर्म भराए गए स्नातक में, 1 साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है। हम तो सोच रहे थे कि अभी कुछ न कुछ जो है फॉर्म बढ़ाने की डेट सरकार बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, समय नहीं बढ़ाया गया जो है, जबकि 1 साल के बाद अपने आप पुरानी सूची निरस्त हो जाती है। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, फिर भी आपको बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर साहब कि आप जो आज इस चुनाव मैदान में उतरे हैं तो आप स्नातकों के किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हैं आज? देखिए, मैं बता दूं, सबसे प्रमुख मुद्दा जो आज की डेट में हमारा है पुरानी पेंशन की बहाली, और दूसरा मुद्दा निजीकरण के खिलाफ जो आज स्नातक सड़क पर है, बिल्कुल उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये पेंशन हमारा सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि हमारा अटेवा पेंशन बचाओ मंच, जिस संगठन का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, उसका केवल और केवल एक मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का, जो शिक्षकों कर्मचारियों की पेंशन 1 अप्रैल 2005 के बाद खत्म कर दी गई, वही मुख्य मुद्दा। जैसा कि आपने बताया कि अटेवा पेंशन योजना, इससे आप जुड़े हुए हैं और आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या है ये अटेवा पेंशन योजना, हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे। अटेवा का मतलब है ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें चपरासी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर IAS अधिकारी तक पूरे देश के लोग जुड़े हैं। आज ये हमारा आंदोलन अटेवा, जो राष्ट्रीय स्तर पर NMOPS के नाम से है, पूरे देश में फैला हुआ है। अभी हम लोगों ने दिल्ली में ऐतिहासिक रामलीला मैदान जो इसको बोलते हैं, वहाँ पर लगभग 5 लाख शिक्षकों कर्मचारियों ने आकर अपने हक की लड़ाई के माध्यम से एक संदेश दिया था। तो ये अटेवा उसी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं अब अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि वित्त विहीन शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए या उनका ज़्यादा मानदेय होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उनका पहली बात तो एक वो भी शिक्षक ही हैं हमारे। अगर सरकार ने वित्त विहीन मान्यता दी है तो उनको भी सम्मानजनक तरीके से जो है सरकार को सम्मानजनक मानदेय देना चाहिए। और रही बात विनियमितीकरण की, तो अभी तो विनियमितीकरण की कोई बातें नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार को अस्थायी सुरक्षा उनको देनी चाहिए, कुछ न कुछ ऐसी अस्थायी सुरक्षा देनी चाहिए जिससे वो भी अपने को सुरक्षित महसूस करें। नहीं तो आए दिन वित्त विहीन के सम्मानित प्रबंधक लोग कान पकड़ के आज कोई पढ़ा रहा है, कल कोई दूसरा पढ़ा रहा है, जो है इस तरह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। तो अगर सरकार इस तरह का कोई योजना ले आए कि जिससे शिक्षक अपने को सुरक्षित महसूस करे, वित्त विहीन का भी, और वो भी ये भी महसूस करे कि नहीं, हमको एक सम्मानजनक तरीके से हम अपना जीवन यापन इस विद्यालय में पढ़ा कर सकते हैं, ऐसी योजना सरकार को लानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा यादव जी, एक बात बताइए हमें आप कि ये जो स्नातक निर्वाचन का जो चुनाव है, ये कहने को तो स्नातकों का चुनाव है, पर अधिकतर मोटा मोटी तौर पर देखा जाता है तो ज़्यादातर इसके वोटर शिक्षक या टीचर ही होते हैं, ऐसा क्यों? जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है। चूँकि ये 10 जिले का, जहाँ जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 10 जिले हैं जो, लेकिन मैं निश्चित रूप से शासन प्रशासन को दोषी मानूंगा। और ये दुर्भाग्य भी है
कि लोकतंत्र वास्तव में जो है, जो लोकतंत्र की परिभाषा है कि सबको मत देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो यहाँ पर इस स्नातक के चुनाव में नहीं किया जाता है। शासन इस पर कोई रुचि नहीं लेता है। जो चुनाव लड़ने का मन बनाता है उसी को फॉर्म जमा करवाना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप से भरवा के वहाँ पर व्यक्तिगत प्रयास करके वो मतदाताओं के पास जाता है, फॉर्म उनका इकट्ठा करता है, फिर वहाँ पर जब ले जाता है इकट्ठे जमा कराने के लिए तो शासन प्रशासन उसमें भी नहीं सहयोग करता है, इकट्ठे फॉर्म भी नहीं जमा करता है। प्रत्याशियों को फॉर्म, प्रत्याशियों के द्वारा बनाए गए मतदाताओं को इकट्ठे फॉर्म भी नहीं जमा करता है और दूसरी तरफ स्वयं से कोई रुचि दिखाता नहीं है। तो निश्चित रूप से तो लोकतंत्र के साथ पूरी तरह से मजाक है। आज इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में 1,53,000 लगभग वोटर हैं जो, और लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर पूरे 10 जनपद की आप बात करें तो कम से कम इस पूरे 10 जनपद में 15 लाख, कम से कम न्यूनतम 15 लाख मतदाता होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, कहने के लिए स्नातक का चुनाव है लेकिन उसकी कोई सार्थकता हमको अभी तक जो समझ में आए नहीं सिद्ध होती उसकी। चलिए यादव जी, मैं आपके ज़रिए ये भी जानना चाहूँगा कि समूचे 10 जिलों के चुनाव, 10 जिलों का चुनाव है और एक मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर, इन्हीं जिलों में ज़्यादा वोटर हैं। तो ऐसे में वोटरों को बूथ तक ले जाने में अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी जी। तो इस पर आपकी क्या रणनीति है? रणनीति है, पहली बात तो हम जागरूकता फैला रहेंगे, मतदाता अपने पहली बात तो हित के प्रति जागरूक हो और लोकतंत्र में सबको मत देने का अधिकार है। तो हमें जागरूकता लोगों के माध्यम से, अपने शिक्षकों कर्मचारियों के माध्यम से फैला रहे हैं कि सभी लोग अपने अधिकार के लिए मतदान का प्रयोग जरूर करें, जिससे इस चुनाव की सार्थकता, जिसको स्नातक चुनाव कहते हैं, ये स्नातक मतदाता इसमें वोट करते हैं, जिससे इस चुनाव की सार्थकता सिद्ध हो सके। ये प्रयास हमारा है जो है। यादव जी, अब बात करते हैं भविष्य की कि अगर आप जनता जनार्दन आपको चुनती है, आप स्नातक विधायक बनते हैं, तो आप सदन में जाएंगे तो आपका सबसे पहला प्रश्न जो होगा, जिस मुद्दे को लेकर होगा, वो कौन सा होगा? देखिए, मैं बता दूं, मैं पहले ही बता दिया कि अटेवा पेंशन बचाओ मंच, जिसका गठन ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुआ है। मैं आपको एक शपथ पत्र दिखाता हूं। ये शपथ पत्र है जिसमें हमने लिखा है सक्षम अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को दिया हूँ ये शपथ पत्र। और जीतने के बाद जो पहला मुद्दा होगा हमारा, वो यही होगा शपथ के साथ कि या तो हमारे शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन बहाल की जाए, या तो इन सारे विधायकों की और सांसदों की भी पेंशन बंद कर दी जाए, क्योंकि केवल सरकारी कर्मचारी ही सरकार के ऊपर बोझ नहीं है। ये हमारे अगर विधायक लोग, माननीय विधायक लोग अगर पेंशन ले रहे हैं तो उससे भी सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है। बिल्कुल। तरह तरह के भत्ते ले रहे हैं जो है, क्या वो सरकार के ऊपर बोझ नहीं है? क्या हम शिक्षक कर्मचारी 30 साल 32 साल सेवा करते हैं और उसके बाद जो है रिटायर होने के बाद हमको कुछ नहीं मिलेगा, खुला छोड़ दिया जाएगा? सोचिए कि 62 साल तक हम किसी विभाग में अपना जीवन यापन खपा देते हैं, उसके बाद 62 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारी सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी? आज सरकार तरह तरह की योजनाएं ले आ रही है जो है, आप देखेंगे चाहे कोई भी सरकार हो, विभिन्न सरकारें अपनी अपनी सरकारों में पेंशन के नाम पर तरह तरह की योजनाएं ले आती हैं। आखिर अगर उनको लगता है कि वास्तव में सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए जो है, तो क्यों नहीं आखिर सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है सरकार, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ही माध्यम से मिल सकती है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं अटल पेंशन योजना, समाजवादी पेंशन योजना, तरह तरह की योजनाएं पेंशन के नाम पे आती हैं। जब उनको लगता है कि वास्तव में पेंशन जरूरी है तो आखिर अपने कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रहे पेंशन? तो हमारा पहला वहां पहुंचने के बाद सबसे पहला जो सवाल होगा वो पेंशन के मुद्दे पर होगा, जो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारा पहला मुद्दा वही है पेंशन का, और आज हम उसी पर खड़े हैं। ये हमारा मुद्दा है। और आप देख रहे हैं कि जैसा शपथ पत्र मैंने दिया है वहाँ पर बिल्कुल इसमें लिखा गया है कि मैं तब तक पेंशन नहीं लूँगा जब तक कि अपने शिक्षकों कर्मचारियों को पेंशन बहाल नहीं करा दूंगा, तब तक मैं भी कोई पेंशन नहीं लूँगा। कोई हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं कि जो है हम चले जाएं वहाँ पर चुनाव लड़के जो है जीत जाए
तो ऐसो आराम करें। हम संघर्ष करने के लिए जा रहे हैं और अपने शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों के लिए संघर्ष करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है स्नातक निर्वाचन का क्षेत्र, जी ये अपने आप में बहुत व्यापक है जी जी, और ऐसे में जो स्नातक विधायक है उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो स्नातक विधायक हैं वो क्या अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रहे हैं? अभी तक मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पहली बात तो यह है, जो स्नातक विधायक की सार्थकता तब है कि जब वह स्नातकों की आवाज़ बने। स्नातकों में बेरोजगार भी होता है और रोजगार वाला भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की डेट में 24 साल से इस क्षेत्र के विधायक हैं। अभी आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले देखा होगा, सड़क पर हमारा बेरोजगार साथी पूरे प्रदेश में सड़क पर निकला, और उसी क्रम में इलाहाबाद सहित 10 जनपदों में निकला। हमारा शिक्षक कर्मचारी सड़क पर है, लेकिन ये स्नातक जो विधायक हैं 24 साल से कहीं नजर नहीं आए। तो फिर किस बात के स्नातक विधायक है? ये क्या किसी पार्टी के चुनाव थोड़ी ना है भाई, स्नातकों का चुनाव है। तो स्नातक इसीलिए चुने जाते हैं कि स्नातकों की समस्या को वहाँ पर जाके सदन में उठाए, नहीं तो बाकी समस्याओं को उठाने के लिए तो पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं, सामान्य विधायक हैं, दूसरे विधायक हैं हर क्षेत्र में। तो बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, जैसे आपने बेरोजगारी की बात की, जी तो देश में एक बड़ा युवा तबका हमारा बेरोजगार है जी जी, और ऐसे में हमारी जो शिक्षा नीति है जी वो रोजगार परक न होकर आज भी परंपरागत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस शिक्षा नीति के बदलाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। इस परंपरागत शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। युवाओं को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सके। इस तरह की शिक्षा के लिए सरकार को प्रयास करना ही होगा जो है। और अगर मैं सदन में पहुंचा, इन बेरोजगार साथियों ने, स्नातकों ने अगर मौका दिया तो निश्चित रूप से इस पर जरूर विचार होगा। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो निवर्तमान विधायक हैं, स्नातक विधायक हमारे जगदत्त शर्मा जी, उनकी कार्य भूमिका और उनका लगातार 4 बार विधायक रहना और उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये जो है, और बड़ा प्रासंगिक सवाल आपने पूछा है जो है। वास्तव में आप स्नातक चुनाव की बात कर रहे हैं जो है। अगर स्नातक चुनाव में अगर ये राजनीतिक दल इसी तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो जो संविधान प्रदत्त स्नातकों को जो उनके हित की रक्षा के लिए चुनाव संविधान में लिखा गया है, संविधान प्रदत्त है कि एक ऐसी भी 8 सीटें होंगी जिसमें जो है स्नातक के हितों की रक्षा के लिए या शिक्षक कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लोग जाएंगे। अगर इसमें राजनीतिक दल घुस जाएंगे तो फिर वो राजनीतिक दल जब चुन के जाएंगे वहाँ पर, तो अपने दलीय निष्ठा या जो दलगत उनकी क्या कहते हैं मंशा रहेगी, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। जो उनके मुखिया का आदेश होगा उससे ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। यही कारण है कि आप अभी देख रहे होंगे कि जो बेरोजगार सड़क पर उतरा, एक पार्टी से विधायक है, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वर्तमान में स्नातक विधायक, चाह कर भी उन बेरोजगारों के साथ नहीं खड़े हो पाए। तो इसलिए मैं आज आप सबके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा उन मतदाताओं से, शिक्षक कर्मचारियों, बेरोजगारों से, कि जरूर इस पर सोचें कि इस स्नातक चुनाव की सार्थकता तभी सिद्ध हो गई जब इसमें राजनीतिक दलों का बहिष्कार होगा और राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप न करें या राजनीतिक दल के प्रत्याशी इसमें न उतरें, तभी इस चुनाव की सार्थकता सिद्ध होगी। ये मैं अपने उन सम्मानित मतदाताओं को, शिक्षकों, कर्मचारियों को भी बताना चाहता हूं कि आपको भी सचेत होने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर ये दल के लोग आ जाएंगे तो अपने मुखिया के जो भी निर्देश होंगे उसके अलावा वो जो है उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से जो है आपने बहुत अच्छा, ये मन में मेरे भी बार बार कहता था कि आखिर ये दल के लोग क्यों इसमें आ जाते हैं। दल के लोगों के लिए तो विधायकी 33% सीटें हैं ऐसे कि जिसमें जो है दल के लोग तो अपने हिसाब से उनके विधायक चुनते हैं आखिर विधान परिषद के सदस्यों को, तो वहाँ पर ऐसे लोग भेज देना चाहिए जो है। तो यहाँ पर 8 शिक्षक और 8 स्नातक दोनों सीटों पर मेरा ये मानना है, और इसलिए मैं मतदाताओं से अपील भी करूँगा
कि इसमें बिल्कुल राजनीतिक दलों का आप लोग बहिष्कार कीजिए, नहीं तो इसकी सार्थकता कभी सिद्ध नहीं होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे ये भी कि आपका जो मुकाबला है वो बीजेपी के डॉक्टर जगदत्त शर्मा जी से है और समाजवादी के पार्टी के नेता मान सिंह, हरीश चंद्र पटेल, ऐसे कद्दावर नेताओं से है जो पूंजीपति भी हैं और साथ साथ में बड़े दलों का साथ भी है उनके साथ। तो ऐसे में आप अपने आप को, अपनी जीत को कहां तक आंकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, ये चुनाव आज की डेट में सीधे सीधे सत्ता बनाम मुद्दा का चुनाव है। बिल्कुल। आज जो चुनाव हमारा है, सत्ता बनाम मुद्दा का चुनाव है। बिल्कुल। और अटेवा पेंशन बचाओ मंच मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये सही बात है कि 10 जनपद का चुनाव है और इसमें बड़े बड़े धन कुबेर लड़ रहे हैं जो है। तो फिलहाल उससे धन कुबेर जो है लड़ रहा है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारे साथ शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों और बेरोजगारों की दुआएं और उनके मत हमारे साथ हैं। नहीं तो बड़े बड़े पैसे वाले इस 10 जनपद में बहुत पैसे वाले हैं। अगर केवल पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता, चुनाव जीता जाता, तो लोग अब तक चुनाव जीत लेते जो है। ऐसा ही बात है कि भाई आज सत्ता में पूरी फौज सत्ता की लगी हुई है। उसके बाद भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने उन शिक्षकों, कर्मचारियों ने जो हमको विश्वास दिलाया, उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जीत होगी। चलिए डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जो आप हमारे ज़रिए अपने वोटरों को और इस 10 जिले की समूची जनता को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं इस 10 जनपद के उन स्नातक बेरोजगारों, शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सब लोग पहली बार मुद्दे पर आधारित अटेवा ने चुनाव को बनाया है। इससे पहले ये चुनाव जातियों में, पार्टियों में विभाजित होकर रह जाता था, जो कभी मुद्दा हावी नहीं होता था। लेकिन आज अटेवा के चुनाव में आ जाने के बाद ये चुनाव पूरी तरह से मुद्दे पर मजबूर होकर लोग लड़ रहे हैं। फिर भी आज भी कुछ पार्टियों के लोग जातिवादी तरीके से उसको चुनाव को लड़ रहे हैं। लेकिन मैं उन मतदाताओं से स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि आप सब लोग भ्रमित ना हो। आज लड़ाई सीधे सत्ता बनाम मुद्दे की है। आप लोग मुद्दे के साथ हों, मुद्दे के साथ आए, नहीं तो कोई भी संघर्ष कभी सफल नहीं हो पाएगा। मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने उन स्नातक बेरोजगार साथियों को, शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों को और मतदाताओं को यही संदेश दूंगा कि आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर एकजुट हों। बिल्कुल हरिप्रकाश जी, आप हमारे शो में आए और आपने हमसे इतनी बातचीत की, अपने मुद्दों को साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर हरिप्रकाश यादव जी, जो अपनी निजीकरण और अटेवा पेंशन योजना के मुद्दे को लेकर अपनी जीत की हुंकार बन रहे हैं। इनका हौसला कितना बुलंद होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मनोज तिवारी टॉक।